दोबारा से आप लोगों को वेलकम करता हूँ लेक्चर में। लेक्चर वही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है क्योंकि बीच में एक छोटी सी हर्डल आ गई थी। उस हर्डल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, सो दोबारा से फिर से आगाज़ करते हैं दोबारा से लेक्चर का, वहीं से उसी टोन उसी एनर्जी के साथ जो पहले हमने जो है कैरी की हुई थी। और मुझे खुशी है कि ये जो 28 होनहार स्टूडेंट्स हमारे थे वो यहाँ पर दोबारा से आ चुके हैं। छोटी सी ब्रेक थी और ब्रेक होने के बाद वापस हम आ चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है पॉलीमराइजेशन के हवाले से थोड़ी बहुत बात करनी है। पॉलीमराइजेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स पॉलीमराइजेशन, ये क्या है? सो पॉलीमराइजेशन की हम बात करेंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन की हम बात करेंगे। जब आपसे कहा जाए ना कि व्हाट इज द ऑपोजिट प्रोसेस, अच्छा 32, क्या बात है यार, 33 हो गए आप लोग तो भाई, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई आप लोगों ने। मैं तो होगा लेक्चर में रहता था, नहीं हो जाएगा, मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। सर ने कुछ अच्छा सा है देखा है, मतलब क्या सर ने क्या देखा भाई? सर इससे पहले का जो पढ़ाया रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा। इंग्लिश की प्रेपोजिशन दिस वन वगैरह नहीं हुए। ठीक है साथिया, मुझे आप ऐसा कीजिएगा कि जो है ना आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसको देखता हूँ। आज लेक्चर इंस्टीट्यूटर पे क्यों चल रहे हैं भाई? इल्म की दुनिया भैया, ये तो हो सकता है, मतलब क्या इसमें क्या मसला है? आपने वो कहते हैं ना, मैंने बताया था आप लोगों को, कहा था कि आपने आम खाने तो वो घुटने क्यों गिननी है। सो कोई मसला नहीं। अब 34 हो गए भी। ब्रेकिंग के जो नंबर्स हैं ना, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हैं। अच्छा भाई, अच्छा मैं आप लोगों से बात किया था पॉलीमराइजेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट प्रोसेस है किसके? क्रैकिंग के। आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्रैकिंग में क्या था? Cracking is the process in which the larger compounds, you will break the larger compounds into the smaller one, ठीक है? And by polymerization process, you always combine the smaller molecules, the monomers, ठीक है, together to make the larger compounds. ठीक हो गया? तो it is the opposite process of what? Of cracking. ठीक है, cracking का ये opposite process है। ठीक है, ये ट्रैकिंग का ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम चलें आगे मूव करें, उसमें आपको ये पता होना चाहिए पॉलीमराइजेशन के अंदर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे होते हैं ऑलवेज कॉल्ड एज मोनोमर्स। ठीक है जी, उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। दे विल कंबाइन टुगेदर टू मेक द लार्जर कंपाउंड व्हिच द कंपाउंड दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, इसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ ईथीन की पॉलीमराइजेशन के लिए जो रिएक्शन कंडीशंस हमें रिक्वायर होती हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है, वो क्या होती है? हम रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर लेंगे कि रिएक्शन हो किस तरीके से रहा है। बेसिक तौर पे हम जो है अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो है वो रिक्वायर होता है एज अ रिएक्शन कंडीशन के तौर पे। ठीक है, और ट्रेसेस अमाउंट में यानी 0.1% के तहत हम कहते हैं कि क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दिस होल प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ डेवलप होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट हम गेट करते हैं, इट्स द लार्जर कंपाउंड विच इज कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीईथीन इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड पॉलीईथीन। ठीक है, और आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं सिंपली घरों में, जो शॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये इसी का ही बना होता है। ठीक है, और यहाँ आपने टर्म्स का जो है आपको पता होना चाहिए कि n मैंने क्यों मेंशन किया कि हम n नंबर ऑफ मोनोमर्स का इस्तेमाल करेंगे। जितने आपने मॉलिक्यूल स्मॉलर मोनोमर्स कंबाइन करने ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट उतना लार्जर बन सके, वो आप यहाँ मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज 10 का इस्तेमाल करते हैं, 10 को कंबाइन करना है, 15 को करना है, 20 को करना है, 50 को करना है, जितने भी मोनोमर्स को आपने कंबाइन करना है यहाँ पर आप लिखेंगे, और जितने मोनोमर्स कंबाइन किए थे वो यहाँ आ जाएंगे। इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट शोज के हाउ मेनी मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक दिस फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज द लार्जर वन। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगा, फाइनल हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि हम जो है पॉलीइथिलीन जो है इसको डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। 0.1 या 0.2 ट्रेसेस जो है वो ऑक्सीजन भी होता है फॉर व्हाट वी इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा
सो हम इसके लिए डिफरेंट कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उसने लिखा हुआ है हम जो है एल्यूमिनियम ट्राइथाइल या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, या फिर हम जो है क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वन, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकता है वो जो हमारे पास है वो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विच इज TiCl4, ठीक है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कल का टेस्ट का सिलेबस बता दें, कल का टेस्ट का सिलेबस हमारा क्या होना चाहिए, जो ये टॉपिक, ये जो चैप्टर हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कल हम कंप्लीट कर जाएंगे, सो वो सारा हम शामिल कर लेंगे कल के टेस्ट में, ठीक है। कल का टेस्ट का सिलेबस, आज क्या है सिलेबस भी वो बताना पड़ेगा आप लोगों को, आप बताएं भी, आप में से किसी को अगर जो है इस बारे में इल्म है, बाकी जो है मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को पूछ ही बता दूं। व्हाट हैपेंड टू द लेक्चर, कुछ भी नहीं हुआ मोहम्मद, हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पूछना है आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन में, ईथीन में कुछ पूछना है तो पूछ लेनी, तो फिर हम जल्दी से थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ेंगे रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, और हम उस हवाले से बेंजीन के हवाले से बात करेंगे। बायो का सर बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों ने तो बता दो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे और कुछ बात कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्कीन्स, ठीक है, इस हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जहां तक बात है फिजिकल अपीयरेंस की, मैं उस दिन महानूर को भी ये बात कह रहा था कि जहां तक बात है फिजिकल अपीयरेंस की, हम अल्केन की इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं यहां पर देख लेता हूं, अल्केन लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, अल्केन। सो इन केस ऑफ अल्केन फ्रॉम C1 टू C4 इट्स गैस, ठीक है, ये गैस होते हैं, ठीक हो गया। और उसके साथ हम कहते हैं अभी C5 टू C17 हमारे पास जो है ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड, C5 टू C17 it always exists in liquid form, ठीक है। और in case of C17 to onwards ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनको हम वैक्सी सॉलिड या सेमी सॉलिड का नाम देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आपका कंपाउंड साइज बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर होती है हम जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। दैट इज व्हाई द फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल आप कह लें कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू सॉलिड में अपने आप को ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल अल्कीन के लिए था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं केस ऑफ अल्कीन तो खास डिफरेंस नहीं है इतना, थोड़ा बहुत ही सिर्फ फर्क है। अल्कीन के केस में हम कहते हैं कि भी हमारे पास जो पहले C1 तो होता ही नहीं इसके अंदर, आप जानते ही हैं। C2 टू हमारे पास जो कि तीन पहले मेंबर्स है ना हमारे पास, ठीक है जी, फर्स्ट थ्री मेंबर्स में हमारे पास C2 C3 एंड C4 आ जाएगा। सो C2 टू C4 ऑलवेज एग्जिस्ट इन गैस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या होना चाहिए, C5 टू C15, ठीक है, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड देन इफ यू मूव फॉरवर्ड तो हम कहते हैं कि भी 16 से ऑनवर्ड जितना भी हमारे पास आते हैं ऑनवर्ड्स, दे ऑल आर सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। सो यहां तक इशू नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कोई भी किसी तरह की बात है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बाकी जहां तक इनकी बात है हम ये बात जानते हैं कि भाई दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, हाईली नॉन पोलर सब्सटेंस हैं। सो दे ऑलवेज, ठीक है जी, सॉल्युबल, दे ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जस्ट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। एंड दे हैव लेस एफिनिटी विद वाटर, यानी वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी ना होने की बराबर होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दे हैव नॉन पोलर कैरेक्टर। ये याद रखिएगा थोड़ा बहुत अल्कीन के केस में चूंकि डबल बॉन्ड है, सो हम कहते हैं कि देयर exists some polarity due to pi bond की वजह से हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ हद तक
पोलैरिटी होती है, बॉन्ड पोलैरिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जानते हैं ना कि भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर डिवाइडेड अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है, तो हम कहते हैं मोर एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। सो मोर एक्सपोज होने की वजह से बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी जो है यही कुछ बातें हैं, इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी जो लास्ट पार्ट है जो कि है केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, उसमें हम स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात स्टार्ट करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, एग्जैक्टली क्योंकि sp2 की वजह से ही हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है, और पाई बॉन्ड चूंकि जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हाफ अबव और बिलो द प्लेन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन डिवाइड हो जाती है। दैट इज व्हाई वी से कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोर एक्सपोज्ड हैं, सो चूंकि मोर एक्सपोज्ड हैं सो दे आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, पोलर नेचर टू द कंपाउंड, ठीक है, ये हमारे पास होता है। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इजी है यार, इट्स वेरी इजी पीजी है। अच्छा सर, फिर ज़्यादा पोलैरिटी क्यों अल्काइन में होगी? हाँ भाई कामिल, कुछ हद तक होती है, लेकिन वहाँ पे पता है क्या होता है, आपने शायद जो है इसको नील ऑब्जर्व ना किया हो, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, अल्काइन की इससे कम होती है। वाई? क्योंकि जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड की नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को बढ़ाते हो बिटवीन द कार्बन एटम्स, वैसे वैसे आपके जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती है। जब बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है तो फिर न्यूक्लियस के गैप बिटवीन द टू न्यूक्लियाई कम होता है, तो उस वजह से जो है हम कहते हैं कि इतना भी नहीं रहता। सर बेंजीन मेरा फेवरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी सर, लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि ड्यू टू द पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड कैसे होता है? पाई बॉन्ड में हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अबव एंड बिलो द प्लेन यानी बॉन्ड एक्सिस डिवाइड होकर रह जाती है। सो हम कहते हैं कि दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज, ठीक है, एज दे आर मोर एक्सपोज सो दे विल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ पोलैरिटी टू द बॉन्ड, ठीक है, ये हमने कहा। सर डिस्क में भी पाई बॉन्ड होगा, वहां पोलैरिटी होगी? हाँ थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, क्योंकि देखो ना ये भी सारे कंसीडर तो जो है वो नॉन पोलर ही होते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम इन कंपैरिजन बात करें अल्केन और अल्कीन का, तो अल्कीन में हम कहते हैं कि कुछ हद तक बॉन्ड पोलैरिटी होती है जस्ट ड्यू टू द पाई बॉन्ड विच इज ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वैसे बेंजीन होती है या होता है? बेंजीन होता है, आई थिंक, मेरे ख्याल से होती नहीं होता, ठीक है। सर मेरा भी आंसर दें भी। फायजा क्या क्वेश्चन था आपका? सर केमिस्ट्री का नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का कल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो हम टेस्ट चैप्टर इस वक्त पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा, ठीक है। सो मैं इसको रेस करूंगा और हम केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन की बात करेंगे। फायजा की क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूं, यानी कि इंतजार कर रहा हूं कि क्वेश्चन आ जाए तो फिर मैं उसका आंसर भी कर दूं। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं। अभी बेंजीन इतना स्टेबल क्यों होता है? व्हाई इट्स हैव सम स्टेबिलिटी, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है इससे मुतालिक बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स हम जो है यहाँ राइट भी करेंगे और फिर हम जो है आगे जल्दी से मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। सो केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो मैंने आप लोगों को ये किस चीज का ऑर्डर लिखा था? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था भाई, हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था बिटवीन रिएक्टिविटी कंपैरिजन बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन, ठीक है। अच्छा सो बेंजीन की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की बात करेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। पहले हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। सर कब तक होगा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट? यार नेक्स्ट वीक में हमने कोशिश करनी कि हम निपटा दें इसको, ठीक है, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा सो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था? मैं आप लोगों से कह रहा था कि इफ वी कंसीडर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड, इफ वी कंसीडर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें हम ये बात कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड करती है कि जो उसमें मौजूद बॉन्ड हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। द मोर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है जी, कंटेन एनी कंपाउंड, हम कहते हैं कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब देखो ना जरा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम जब बेंजीन की बात कर रहे होते हैं तो भाई बेंजीन का एक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस तरह से नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी रहते हैं, कैसे रहेंगे? ऐसे। ये कैलकुल के स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैं बना रहा हूं इस वक्त दीवार के स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
सो भाई देखो, हाँ, हो गए सारे, नहीं ये रह गया ये। सो ये 5 टोटल हमारे पास हैं, इनके मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास बेंजीन हो तो बेंजीन में सर्कल के अंदर, यानी जो रिंग है इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट स्टैटिक, दे ऑलवेज मूव, ठीक है, अराउंड, एंड वो मूव करते हैं, ठीक है। आपने ओजोन लाइसिस का मैकेनिज्म भी तो करवाया ही नहीं, वो शामिल ही नहीं है भाई, वो शामिल है आप लोगों के उसमें नहीं है ना शामिल रिमशा, ठीक है, वो तो नहीं है शामिल, ठीक है, वो शामिल नहीं है, इंक्लूड है या नहीं है भाई, ठीक है। स्टेबिलिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर यार बड़ी बात है, आप लोगों को पता है ये बात, ठीक है। सो देखो जरा, हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है रेजोनेंस, ठीक है। इफ एनी कंपाउंड हैविंग पॉसिबल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, सो इट ऑलवेज कैरी सम स्टेबिलिटी, ठीक है। जब भी किसी कंपाउंड के पॉसिबल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हो तो वो स्टेबल होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब ये डीलोकलाइजेशन करती क्या है, क्या मतलब है इसका, क्यों ये स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, इसकी बात कर लेते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड इस सेंस में करती है, देखो ना, अगर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर कन्फाइंड रहते, यहीं पर क्या करते, कन्फाइंड रहते, कन्फाइंड मतलब कि लोकलाइज्ड रहते, मूव नहीं करते, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज वी क्लेम इन अल्कीन, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स करते हैं मूव, ऐसे से मूव करते हैं, ऐसे से मूव करते हैं, सो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एट एनी सर्टेन पॉइंट विल बिकम्स ग्रेटर। समझ आइए आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बिकम्स ग्रेटर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं कि भाई इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, यानी बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर कंपाउंड हैविंग नो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। और सर ईटा और एमडीकैट एक ही हैं, एक ही दिन हो सकता है क्या, या हमारी डेट डिले होगी? भाई कंफर्म इस हवाले से कुछ नहीं है, नहीं बता सकता कि भाई जो है दोनों के दोनों एक ही दिन में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर जो अनाउंस हो चुकी हैं दोनों की डेट्स तो फिर तो इकट्ठा होगा, अगर जो नहीं अनाउंस हुई है तो इट मीन्स कि फिर वो डिफरेंट डेज में होगा, ठीक है। अच्छा, ईटा को 18 को है, ईटा भी 18 को है, और यूएचएस का तो हम पहले ही कहे थे 18 को होगा। तो सर ये पॉइंट समझ नहीं आया अभी बानिया, हम ये बात कर रहे थे, देखो ये बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते किस तरीके से हैं कि जब हमारे पास किसी कंपाउंड में मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, वो स्टैटिक मूव नहीं, मतलब स्टैटिक नहीं होते, ठीक है। सो ये पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन बेंजीन, ठीक है, चूंकि ये मूव करते हैं ड्यू टू देयर डीलोकलाइजेशन, दे ऑल आर कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। सो चूंकि ये रेजोनेंस पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी कंपाउंड के पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। मैंने आपसे कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि ये मूव करते हैं तो मूव करते हुए क्या होता है कि भाई किसी भी पॉइंट पर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, हम जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं तो वो ग्रेटर होती है ड्यू टू द हाईली इंटेंस डीलोकलाइजेशन, ठीक है। इंटेंस डीलोकलाइजेशन होने की बुनियाद पर किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होंगे, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन, बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ठीक हो गया भाई, समझ आ गई आप लोगों को, इट मींस के, ठीक है। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की तो उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं हम, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है, यानी खास करके जो अनसैचुरेटेड होते हैं इनकी स्टेबिलिटी को का अंदाजा लगाते हैं बाय दियर हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि आप जानते हैं कि इन केस ऑफ अल्कीन और इन केस ऑफ अल्काइन whenever we do hydrogenation process, ठीक है, it always emits certain energy, ठीक है, this is called as hydrogenation, ठीक है, process, यानी जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो इमिट होती है, एंड इट्स एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक हो गया। तो सर दर्द कर रहा है, फास्ट ट्रैक की क्लास ओपन हो गई थी, एमडीकैट का क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, उफ ये क्या बात हुई भाई, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अच्छा भाई
तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम जब बात करते हैं किसी भी कंपाउंड के जो है एस्टिमेशन के लिए कि भी उसकी स्टेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है, तो हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। ठीक है, सो हमने बेंजीन की जो है स्टेबिलिटी को भी एस्टिमेट करने के लिए हमने उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई थी, और उसके लिए हमने डिफरेंट कंपाउंड्स लिए थे। यानी कि पहले हमने एक कंपाउंड लिया जो कि 1 साइक्लोहेक्सीन था। ठीक है, इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई। सो इसकी हाइड्रोजनेशन के थ्रू हमारे पास जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हुई, जो कि हमारे पास कितनी थी, अराउंड इट्स अराउंड -119। ठीक है, किलो जॉल 119.1 इट्स डेल्टा एच, ये लिख लेते हैं, इक्वल्स टू -119.5 किलो जॉल पर मोल। ठीक हो गया। फिर हमने 2 डबल बॉन्ड के रिंग जो है हमने एक रिंग ली। ठीक है जी, जो कि 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन था। ठीक है, इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 हैं तो इसकी निस्बत डबल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हम जानते हैं कि इट्स एन एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, बट व्हेन वी टेक द रिजल्ट, ठीक है, जब हमने रिजल्ट दिया, हमने देखा उसको, ठीक है, तो उसमें हमारे पास अमाउंट जो थी वो कम थी, -231.5 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, एंड इट इज मच मोर लेसर एज कंपेयर टू द प्रेडिक्टेड वन जो हमने पहले लिया हुआ था। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन पूछ लो सारा। और सर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अल्कीन के केस में भी हो सकते हैं, अगर उसमें कंसेक्टिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड आता है तो अल्कीन के केस में भी बन सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर हमने एक्चुअल बेंजीन ली जो कि 135, ठीक है जी, साइक्लोहेक्साट्राईन थी। इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई। इसकी हाइड्रोजनेशन के थ्रू हमारे पास साइक्लोहेक्सीन डेवलप हुआ, और साथ में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई, इट्स अराउंड कितनी थी भाई ये एनर्जी, इट्स अराउंड 208 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, 208 किलो जॉल पर मोल, ये -208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, सो इट्स वेरी मच लेस। ठीक है, बट इट गिव्स 231.5 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। सो ये जो एक्सपेक्टेड वन थी उससे और एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू जो है उससे डिफरेंस जो था, ठीक है, ये इस बात को शो करता है कि जैसे जैसे हम डबल बॉन्ड बढ़ा रहे हैं इनसाइड द रिंग, ठीक है, जैसे जैसे हम जो है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इट कैरी सम डिलोकलाइजेशन प्रोसेस, जो कि हम कहते हैं जो है हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की फॉर्म देता है हमें। ठीक है, और जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो हम कहते हैं कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, सो इस तरह से हम कहते हैं कि भी देखो ये 208 एक्सपेक्टेड, और इसमें डिफरेंस जो था वो 150 का था, और ये जो 150 का डिफरेंस है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। आपने याद रखना अपने पास, अपने नोट डाउन करने कि ये जो 150 का डिफरेंस है, 150 किलो जॉल पर मोल एनर्जी का ये जो डिफरेंस है ना, एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इट्स कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा स्टेबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को फर्दर आगे ले चलूंगा। ठीक है, सो हमारा टारगेट रहेगा कि हम कल में इसको हम कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फिर हम परसों यानी कि हम फ्राइडे वाले दिन जो है अल्काल हेलाइड स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी, तो अब आपसे कल मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें, रेस्ट करें, रेस्ट ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह शॉर्ट ब्रेक के बाद कल। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक के बाद। सो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।